Hello, NEET aspirants, and here I am, your bioeducator Varsha from iQuanta. So, let's start with the topic today. So, today I'm gonna teach you something very important, and obviously, it is very important for the NEET. So, as you can see here, the slide says that the topic that we are going to cover today is cell cycle and cell division. तो आई होप पहले हम टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोग को से जान लेना चाहते हैं कि क्या आप सब अच्छे हैं। ऑब्वियसली अच्छे होंगे, और अगर नहीं है तो बिल्कुल अच्छे हो जाइए, बिकॉज ये जो टॉपिक है ना, इसका बहुत ज़्यादा डर होता है बच्चों के मन में, है ना। सेल डिवीजन, अरे क्या होता है, माइटोसिस, मियोसिस, वी आर गेटिंग सो मच कंफ्यूज्ड, बट द थिंग इज यू डोंट नीड टू गेट कंफ्यूज्ड, ओके। क्योंकि अभी जो है आज इस लेक्चर में हम इंट्रोडक्टरी पार्ट करेंगे, थोड़ा सा इंटरफेस के बारे में, और हम इनके पार्ट को कंटिन्यू करेंगे हमारे YouTube के प्लेलिस्ट में, ओके। सो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपने ये वीडियो देखनी है और आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। तो क्या आपको ये डर लग रहा है कि अरे हमें तो बेसिक्स की प्रॉब्लम है थोड़ी सी? No need to worry about the basics as well, because here I am with all of the problem solution. That is, मैं आपको बेसिक्स से भी क्लियर करने वाली हूँ सारी चीज़ें, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। So the topic that we're going to cover today is cell cycle and cell division. And चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन आप क्या समझते हो? तो देखो, अगर मैं बात करूँ इस पर्टिकुलर टॉपिक की, इस पर्टिकुलर सेशन की, तो आज हम क्या करने वाले हैं एग्जैक्टली। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू कवर द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेल डिवीजन चैप्टर, ओके, एंड देन वी आर ऑल्सो गोइंग टू कवर द सेल साइकिल एंड द phases in that particular cell cycle, okay. So here तो क्या आपने सेल साइकिल और सेल डिवीजन पढ़ने से पहले आपने ज़रूर सेल के बारे में पढ़ा होगा, है ना। तो सेल के बारे में तो सब जानते हैं ना। अगर हम नॉर्मल सेल का स्ट्रक्चर बनाए, राइट, क्या बनाए बेटा, नॉर्मल सेल की स्ट्रक्चर बनाए, तो क्या क्या देखते हैं अपन, है ना। अपन ने पढ़ा है ना प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, है ना, यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये सब क्या आपको क्लियर है? यूनिसेलुलर सेल, मल्टीसेलुलर सेल। तो बेटा ये सेल तो है ही ना, बट ऑब्वियसली हम जो ये ऑर्गेनिज्म है, ऑब्वियसली वी आर ह्यूमन बींग्स, राइट। सो वी आर मेड अप ऑफ अ मल्टीसेलुलर, आई मीन वी आर मल्टीसेलुलर, है ना। हम बहुत सारे, वी आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। तो क्या आपको लगता है कि ये जो बहुत एक सेल से इतने सारे सेल्स बन गए, तो कैसे बन गए बेटा? Obviously there is a process which is happening in an organism that is known as cell division. So basically that's what we are going to cover today in this particular session. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं सेल साइकिल की बात करूं, तो सेल साइकिल क्या होता है, उससे पहले आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि सेल क्या होती है। सेल में होता ना बेटा, अगर अपन नॉर्मल स्ट्रक्चर की बात करें सेल की, एक नॉर्मल सेल जिसमें अगर कुछ भी नहीं होगा तो वो 3-4 चीजें तो होनी ही होनी है। क्या होगा चलो बताओ, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, है ना बेटा। एक न्यूक्लियस होगा, है ना, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा जिसको अपन सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, और उसके बीच में जो जेली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट होती है, विच इज ऑल्सो नोन एज साइटोप्लाज्म। तो ये सब कुछ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है जो कि आपके सेल्स में तो बिल्कुल ही प्रेजेंट हो गए। तो उसी में मैं आज ये बताने वाली हूँ आपको कि ये जो सेल है वो अपनी साइकिल कैसे कंप्लीट करती है, डिवीजन कैसे होता है, सारी प्रोसेस कैसे बनती है, एक सेल कैसे मल्टीप्लाई करके बहुत सारे सेल्स बनाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम जो है आज, है ना, आपको पता है ना कि बहुत एक सेल ने बहुत सारे सेल के साथ मिलके क्या बनाया, ग्रुप ऑफ सेल्स, दे आर मेकिंग अ टिश्यू। फिर बहुत सारे टिश्यू ने मिलके क्या बनाया बेटा, ऑर्गन, राइट। फिर बहुत सारे ऑर्गन ने मिलके क्या बनाया, ऑर्गन सिस्टम, एंड देन फाइनली एन ऑर्गेनिज्म इज मेड, राइट। सो हाउ दिस प्रोसेस अकर, सो ऑब्वियसली दैट प्रोसेस अकर्स थ्रू दिस पर्टिकुलर थिंग दैट इज सेल डिवीजन। सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू कवर टुडे। तो सेल साइकिल की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स वेयर क्या हो रहा है बेटा, जीनोम डुप्लीकेशन, synthesize other constituents, and the next one is gets divided into 2 daughter cells. तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये टॉपिक्स या फिर ये स्टेटमेंट्स मैंने सुन रखे हैं? क्योंकि यस,
आप हमारे नीट एस्पिरेंट्स और हमारे लिए तो भाई NCERT इज लाइक गॉड। तो अगर आपने NCERT पढ़ी है तो बिल्कुल ये लाइन वहीं से उठा रखी है मैंने, बिकॉज आपकी NCERT आपके नीट के सिलेबस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स वेयर जीनोम डुप्लीकेशन स्टार्ट्स। अब जीनोम डुप्लीकेशन का मतलब क्या होता है बच्चे? जीनोम डुप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? और आप यहाँ पर एक पिक्चर भी देख रहे होंगे, है ना, एक पिक्चर देख रहे हैं, ये भी आपकी डायग्रामेटिक व्यू ऑफ सेल साइकिल इंडिकेटिंग फॉर्मेशन ऑफ 2 सेल्स फ्रॉम 1 सेल। सो बेसिकली यहाँ पर एक सेल से 2 बन रहे हैं, तो क्या हो रहा है बच्चों? मल्टीप्लिकेशन ही तो हो रहा है। क्या हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर जो है जीनोम डुप्लीकेशन, तो उस मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस में होता क्या है एग्जैक्टली? तो बेटा जीनोम डुप्लीकेशन मतलब जो भी कंस्टिट्यूएंट्स हैं, जैसे आप अगर सेल की बात करो तो न्यू सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं बेटा? जेनेटिक मटेरियल होता है ना। अब जेनेटिक मटेरियल किसको बोलते हैं? तो क्रोमोसोम्स को बोलते हैं। डोंट वरी, ऐसा मत सोचना कि अरे ये सब मैम क्या क्या बोले जा रही है। डोंट वरी, आई एम गोना क्लियर ऑल ऑफ इट। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो आप यहाँ से पता करके जाओगे आज के सेशन के बाद। तो प्लीज कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो। सी, तो जीनोम डुप्लीकेशन की बात अगर मैं करूं तो जीनोम डुप्लीकेशन क्या होता है बेटा? जहां पर जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेशन मतलब उसका क्या हो जाएगा ना, डबल हो जाएगा, है ना। वो क्या हो जाएगा? उसकी कॉपी बन जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है बेटा? जेनेटिक मटेरियल, यहां पर अगर मैं बात करूं तो जेनेटिक मटेरियल हम क्रोमोसोम्स को बोलते हैं। चलिए जरा मैं लिख लूं कुछ, है ना। तो बेटा जीनोम डुप्लीकेशन का मतलब है यहां से जेनेटिक मटेरियल का। और अगर मैं जेनेटिक मटेरियल की बात करूं तो वो जो है हमारे सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। कोई भी सेल के न्यूक्लियस में बेटा, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने एक सिंपल सी स्ट्रक्चर बनाई सेल की, उसके अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस और इसी के अंदर हमारे बहुत सारे ना ऐसे जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, जिनको अपन ना, अगर वो इस तरह से प्रेजेंट है तो मैं बात करूंगी विच इज नोन एज क्रोमेटिन रेटिकुलम, बट अगर वो बिल्कुल कंडेंस्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है देन इट विल बी कॉल्ड एज क्रोमोसोम्स, ठीक है बेटा। तो उसी जीनोम डुप्लीकेशन की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर एक्चुअली इस प्रोसेस में होता क्या है ना, कॉपी बनती है। क्या होता है बेटा? कॉपी बनती है, ठीक है। किसकी? जीन्स की कॉपी बनती है। सो दैट्स व्हाई हियर वी आर सेइंग दैट जीनोम डुप्लीकेशन। बेटा अब अगर एक सेल, आप सोचो ना, जैसे मान लो ये एक सेल है, जस्ट इमेजिन, ओके, जस्ट फॉर द रेफरेंस पार्ट, ये एक सेल है, अगर इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है तो क्या, अब ये एक पेरेंट है ना, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, एक पेरेंट है ना बेटा, इनके 2 बच्चे होंगे, तो क्या ये पार्शियलिटी करेंगे? अब तो ऐसा टाइम नहीं रहा ना बेटा। मान लो एक बेटा एक बेटी है, तो क्या अपन क्या करेंगे? पार्शियलिटी करेंगे प्रॉपर्टी की? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपना पेरेंट्स क्या करते हैं? अपने अकॉर्डिंग बिल्कुल इक्वल डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर जो जीनोम डुप्लीकेशन हो रहा है ना बेटा, वो इसीलिए हो रहा है ताकि क्या हो कि इक्वल अमाउंट में जो है जेनेटिक मटेरियल दोनों सेल को पहुंच जाए। आफ्टर जो डिवीजन है, जो भी कंस्टिट्यूएंट्स है सेल के अंदर, वो सारे क्या हो? इक्वल अमाउंट में डिवीजन हो उसका, ठीक है, दोनों सेल, दोनों डॉटर सेल्स के पास। तो यही इसका जो है फाइनल गोल है। तो इसलिए जीनोम डुप्लीकेशन का मतलब आप समझ गए होंगे। तो जेनेटिक मटेरियल से मतलब है यहां पर बेसिकली क्रोमोसोम्स का। किसका मतलब है बेटा? क्रोमोसोम्स का। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर पार्ट, राइट। तो यहाँ पर ये जो मैंने बनाया है, ऑब्वियसली दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके बेटा, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देयर इट इज द सेल, इन द सेल अ जेली लाइक फ्लूइड इज प्रेजेंट विच इज नोन एज साइटोप्लाज्म, है ना। तो ये भी आपको पता होगा। और यहाँ पर जो ये है, इसको क्या बोलते हैं बच्चे? न्यूक्लियस बोलते हैं, वेयर द जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट। अब वो जेनेटिक मटेरियल जब अपन अभी बात करेंगे, जब अनकंडेंस्ड फॉर्म में होता है बेटा, तो उसको अपन ना क्रोमेटिन रेटिकुलम बोलते हैं। एंड यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट बिकॉज हम आगे और चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आपको आई होप कि इतनी चीजें तो क्लियर हो गई है। तो फर्स्ट पार्ट था जेनेटिक
जीनोम ड्यूप्लीकेशन, राइट। येलो ले लेती हूँ बिकॉज आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो आई थिंक फर्स्ट पार्ट क्लियर है ना बच्चों, फर्स्ट पार्ट बिल्कुल ही क्लियर हो गया है। तो चलो मैं जरा इसको हटा देती हूँ। आई होप इट वॉज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट में क्या कह रहा है बच्चे, नेक्स्ट में क्या कह रहा है? ओके, सो नेक्स्ट सेकंड नंबर जो है वहां पर बोल रहे हैं सिंथेसाइज अदर कंस्टिट्यूएंट्स। क्या बोल रहे हैं बेटा? सिंथेसाइज अदर कंस्टिट्यूएंट्स। तो अगर मैं सिंथेसाइज करूं अदर कंस्टिट्यूएंट्स को तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? सिंथेसाइज। क्या आपको पता है सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? मतलब बनना, इन द मेकिंग। क्या आपको ऑब्वियसली पता है बेटा, सेल में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, राइट? बहुत सारे। अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो उसमें सेंट्रियोल्स होगा, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा, उसमें क्या होगा बच्चे? और भी चीजें होती है ना, बहुत सारे सेल ऑर्गन्स, गोल्जी बॉडीज होंगी, है ना, बहुत सारे लाइसोसोम्स होगा। तो ये सब तो सेल के पार्ट्स है ना, तो ये सब भी तो बनेंगे ना। अब सेल डिवाइड होगा तो क्या एक पार्ट देंगे और एक चीज नहीं देंगे? अरे बेटा ये तो पार्शियलिटी होगी, अपने को पार्शियलिटी नहीं करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए अभी ना, तो सेल साइकिल को हम क्यों बोलते हैं? सेल साइकिल यहाँ पर इसलिए बोल रहा है बिकॉज ये इवेंट्स जो है ना, ये जो मैंने आपको बताया फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, साइकिलिंग मतलब साइकिल चलती रहेगी इन इवेंट्स की। कंटिन्यूएशन में क्या होगा बच्चों? कंटिन्यूएशन में इन इवेंट्स की साइकिल चलती रहेगी, ठीक है। तो फर्स्ट जो इवेंट है इस सेल साइकिल का, दैट इज जीनोम ड्यूप्लीकेशन। सो बेसिकली इन शॉर्ट वी कैन से दैट यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों? जेनेटिक मटेरियल का ड्यूप्लीकेशन हो रहा है, उनका डबल हो रहा है, सो दैट जो बाद में आफ्टरवर्ड्स जो टू सेल्स बन रहे हैं उनको इक्वल अमाउंट में जेनेटिक मटेरियल मिल जाए या डिलीवर हो जाए, ठीक है। Now the second part is synthesize other constituents. अब यहाँ पर जो भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो भी सारे क्या हो जाएंगे बेटा? ड्यूरिंग दिस सेल साइकिल बन जाएंगे। क्योंकि भाई ऐसा तो नहीं है ना सिर्फ जेनेटिक मटेरियल चाहिए, और भी जो भी ऑर्गेनेल्स हैं या जो भी कंस्टिट्यूएंट्स है सेल के वो सब चाहिए। वाई? ऑब्वियसली बेटा मेटाबॉलिकली फंक्शन करने के लिए सेल को, ठीक है। अब नाउ द थर्ड पार्ट इज, जब ये सब कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है, अब जब क्या हो गया? जीनोम डुप्लीकेशन भी हो गई, सिंथेसिस भी हो गया, किसका? अदर कंस्टिट्यूएंट्स का। तो अब लास्ट पार्ट क्या है? जब सारे ही प्रोसेस खत्म हो गए तो नाउ द सेल इज रेडी टू डिवाइड, राइट। सारी प्रोसेस जब खत्म हो गए तो क्या हो गया बेटा? सेल इज रेडी टू डिवाइड। अब इसका मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मान लो ह्यूमन है ना, एक ह्यूमन फीमेल प्रेग्नेंट है, तो क्या 9 मंथ्स का ड्यूरेशन होता है ना प्रेगनेंसी का, है ना, ये तो हम सबको पता है, ठीक है बच्चों, और आप लोगों का फेवरेट टॉपिक भी होगा। सो डोंट वरी, अगर आपको बहुत इंटरेस्ट है उस टॉपिक में तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं उस टॉपिक के लिए भी आपके लिए लेक्चर्स लेके आऊं, ठीक है। ओके, सो नाउ द थर्ड पार्ट इज गेट्स डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल्स। तो बेटा जब सारी ही चीजें हो गई तो मैंने बोला कि जैसे मान लो एक प्रेग्नेंट फीमेल है, उनके वुम में जो बेबी होता है तो उसको 9 मंथ्स का ड्यूरेशन चाहिए ना, फॉर व्हाट? फीटस को कंप्लीटली डेवलप करने के लिए। उसके बाद डिलीवरी होती है ना बच्चे, उसके बाद डिलीवरी होती है। तो इन द सेम वे यहाँ पर जब सारा प्रोसेस खत्म हो गया, देन ओनली द सेल गेट्स डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल्स। तो मतलब अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो ये मान लो पेरेंट सेल है, ये क्या है बच्चे? दिस इज पेरेंट सेल एंड सो इट विल गेट डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल्स। अब बोला मैम डॉटर सेल्स ही क्यों है, सन सेल्स क्यों नहीं बोल रहे हैं इनको? अरे बेटा इसका भी ना एक मीनिंग है यहाँ पर। मैं बताऊं डॉटर सेल्स ही क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज बेटा यहाँ पर एक पेरेंट है ना, उनकी 2 डॉटर सेल्स होंगी। बेटा डॉटर ही तो बाद में फिर से वो बर्थ कर सकती है ना, ऐसे बोलते हैं ना, फीमेल को जननी बोलते हैं ना, क्योंकि ऑब्वियसली वो ही ना फिर से वापस से क्या बना सकती हैं? आगे के जनरेशन को बढ़ा सकती हैं। तो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग दीज 2 cells as daughter cells. So I hope I am clear to all of you. Now let's see the diagram of this NCERT, which is really very important. तो अगर मैं देखूं, ठीक है बच्चे, यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी देखो बेटा, हमें एनसीईआरटी ना बिल्कुल बहुत अच्छे से कवर करनी है, क्योंकि आपको पता है कि हर एक डायग्राम, हर एक लाइन, हर एक वर्ड एनसीईआरटी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको अपने बायोलॉजी में 100% स्कोर करना है तो प्लीज़ फॉलो योर एनसीईआरटी प्रॉपरली। एंड हाँ, उसके साथ आपको एक्स्ट्रा चीज़ें भी पढ़नी पड़ेंगी। उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उसके लिए आपकी वर्षा मैम है ना, ठीक है। आई विल कवर ऑल ऑफ द topics. Okay, so let's see here.
तो क्या आप देख रहे हैं ये एक सेल साइकिल के ना डायग्राम बना रखा है। सेल साइकिल का क्या बना रखा है बेटा, डायग्राम बना रखा है सेल साइकिल के लिए। तो सेल साइकिल में ना अगर मैं बात करूं तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर ना बहुत सारे फेजेस लिखे हैं ना। यहाँ पर ये इतने से जो हैं दीज आर कॉल्ड एज एम फेज, है ना, जिसको हम ना माइटोटिक फेज भी बोलते हैं। और अगर मैं बात करूँ ये जो सबसे बड़ा फेज है ना उसको क्या बोल रहे हैं बेटा, उसको ना इंटरफेज बोल रहे हैं। उसको क्या बोल रहे हैं, ये जो है ना ये वाला पार्ट, इतना सा लंबा सा पार्ट, आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम तो लग रहा है कि यही चल रहा है। इसको पता क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं इंटरफेस। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटरफेस। ठीक है बेटा। तो आप देखो, तो ये जो साइकिल में है अगर हम देखें तो यहाँ पर इंटरफेज में ना 3 फेजेस है, G1, S एंड G2 फेज। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं ये सारी चीजें आपको बहुत ही क्लियर वे में बताने वाली हूँ। ठीक है, चलिए। तो क्या क्या है बच्चों, G1 है, S फेज है एंड G2 फेज है। ये सारे ना फेजेस जो है इंटरफेज के अंदर आते हैं। और इसके बाद एक और फेज है विच इज ऑल्सो नोन एज एम फेज, जिसको हम माइटोटिक फेज भी बोलते हैं। वो अगेन सब डिवाइडेड होता है 4 फेजेस में, विच इज बेसिकली व्हाट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। तो अभी आप उसके बाद बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं अभी आपको और चीजें एक्सप्लेन करने वाली हूं। तो चलो आगे की स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं आपको इस सेशन में एनसीईआरटी के साथ सारे पॉइंट्स, सारे वर्ड्स कवर कराने वाली हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपकी एनसीईआरटी का कुछ भी मिस हो और पता चले कि अचानक से नीट के एग्जाम में वही वाला क्वेश्चन आ गया, है ना। तो ऑब्वियसली दैट इज गोना क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू ना, है ना। तो चलिए, मैं वो प्रॉब्लम बिल्कुल भी क्रिएट नहीं होने दूंगी। चलिए, तो यहाँ पर आप देख रहे हो, चलो हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं। तो सेल साइकिल के बारे में एनसीईआरटी आपकी क्या कहती है उसको भी समझ लेते हैं। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑब्वियसली बेटा बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, अभी आज हम बेटा इतने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, हमने अपने आप को ऊपर की हायरार्की में रखा हुआ है ना। अरे ऑब्वियसली हम ह्यूमन बींग्स है ना, अब हमने ही बनाई है ना सारी चीजें, तो हम तो अपने आप को क्या करेंगे बेटा, एकदम सबसे ऊपर अपर मोस्ट हायरार्की में रखेंगे। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हम भी कैसे बने, ऑब्वियसली थ्रू सेल डिवीजन। अपन क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, हमारे बॉडी में बहुत सारी सेल्स हैं। कितनी है, बहुत सारी, अनकाउंटेबल। ठीक है, तो वो कैसे बनी, अब चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, सेल की डिवीजन तो होनी ही होनी है। ठीक है बेटा, तो सेल डिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये क्लियर है। ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ अ सेल, अब होता क्या है डिवीजन से, जब सेल डिवाइड करने को सोचती है तो उससे पहले क्या क्या चीजें होती हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्या होता है बेटा, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो क्या आपने ये वर्ड पहले सुना है, अरे बिल्कुल सुना है, डीएनए रेप्लिकेशन। अच्छा एक बात बताओ, जब रेप्लिका बनती है, जैसे अपन कहीं जाते हैं ना, या फिर मान लो, हाँ ऐसा होता ना कि दिल्ली के चांदनी चौक में गए और हमें ना रेप्लिका चाहिए, किसकी, मनीष मल्होत्रा के डिजाइन की, है ना। तो क्या बनाते हैं अपन, अब उतना अपन अफोर्ड नहीं कर सकते ना, कितने कितने लाख में होता है उनका ड्रेसेस, तो अपन क्या बनवाते हैं ना, उनकी रेप्लिकास बनवाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है ना बेटा, डीएनए का रेप्लिका बनता है। क्या बनता है, डीएनए का रेप्लिका बनता है। अब डीएनए कहाँ है, डीएनए कहाँ है, अरे बेटा मैंने जेनेटिक मटेरियल तो आपको बताया था ना, क्या बताया था, जेनेटिक मटेरियल तो बताया था ना बच्चे। तो जेनेटिक मटेरियल जो है वो किस चीज से बना हुआ है, ऑब्वियसली इट इज मेड अप ऑफ डीएनए, राइट। जेनेटिक मटेरियल किस चीज से बना है बेटा, डीएनए का ही तो बना हुआ है। तो क्रोमोसोम्स जो है जेनेटिक मटेरियल को ही, क्रोमोसोम्स को ही तो जेनेटिक मटेरियल बोल रहे हैं ना बच्चे। ठीक है, और वो किस चीज का बना है, डीएनए। तो सबसे पहले तो आप सबको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बेसिक्स है बेटा, प्लीज क्योंकि देखो एनसीईआरटी आपको बहुत अच्छे से कवर करनी है। रीजन इज किसी एनसीईआरटी अगर आप पढ़ोगे, आई नो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका इस बार 12th बोर्ड्स भी है। तो क्या बेटा 12th बोर्ड में फेल करना है, अरे नहीं, क्यों, 95 प्लस स्कोर करेंगे ना,
है ना। 100 में से कितना स्कोर करना है, 95 प्लस। 100 भी स्कोर कर सकते हो आप, पर चलो 95 प्लस का सोचते हैं, ठीक है। तो अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ ली ना बेटा, आप ना एकदम फोड़ दोगे। क्या करोगे, फोड़ दोगे, ठीक है। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है बच्चे, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो लिख ले क्या इसको, चलिए लिख लेते हैं डीऑक्सी। वैसे ये बहुत बेसिक्स है, बट क्योंकि मैंने बोला कि आई विल बी कवरिंग ऑल ऑफ द बेसिक्स, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी बच्चा ऐसा है ना, अगर वो इस लेक्चर को देख रहा है, अगर उनको कुछ भी नहीं आता है, तो मैं चाहती हूँ एटलीस्ट 1-2 चीज तो सीख के जाइए आप, ठीक है। चलिए, कुछ ही सीख जाओगे, है ना। और बाकी जो हमारे जो ब्रिलियंट बच्चे हैं, जो हमारे एकदम सीरियस नीट एस्पिरेंट्स हैं, वो तो हैं ही बेटा। आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, और जिनको नहीं है तो रिवाइज हो रहा होगा। तो मैं बस ये कह रही हूँ, एनसीईआरटी कवर करा रही हूँ ताकि आपके लिए चीजें क्या हो जाए, आसान हो जाए। आपके पास टाइम भी तो कम रह गया है ना, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना बेटा, ये जो डीएनए है, इनकी क्या बन रही है, रेप्लिका बन रही है, मतलब कॉपी हो रही है। क्या बन रही है, कॉपी हो रही है। जैसे अपन जानते हैं ना कॉपी कराने, है ना, प्रिंट कॉपी कराते हैं ना, या वो कराते हैं ना अपन जेरोक्स, तो उसमें भी तो कॉपीइंग होती है। तो यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब यही है। चलो, मैंने एक चीज को बहुत ज्यादा बता दी। उसके बाद क्या होगा बेटा, सेल ग्रोथ होगी। और जब ये सारे प्रोसेस खत्म हो जाते हैं, दैट इज सेल डिवीजन, ये सारे प्रोसेस जब खत्म हो जाते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ, हेंस हैव टू टेक प्लेस इन अ कोऑर्डिनेटेड वे टू इंश्योर करेक्ट डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल्स कंटेनिंग इंटैक्ट जीनोम्स। अब देखो बेटा, यहां पर अगर मैं बात करूं, क्या बोल रही है कि एक तो इनका ना जो प्रोसेस है, कोऑर्डिनेटेड वे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सेल साइकिल जो है एक कोऑर्डिनेटेड वे में चलता है ना बेटा। क्या होता है, कोऑर्डिनेटेड वे में चलता है। अब जैसे अगर अपन साइकिल चलाते हैं, कोऑर्डिनेटेड वे चलता है ना बेटा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपन मूव करते हैं ना, साइकिल को साइकिलिंग करते हैं ना। तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक कोऑर्डिनेटेड वे में ही साइकिल चलेगी, है ना, टू इंश्योर ताकि डिवीजन जो हो वो बिल्कुल परफेक्ट वे में हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ताकि जीनोम्स भी जो हो वो परफेक्टली उनको दोनों सेल्स को मिले, हर चीज, सेल कंस्टिट्यूएंट्स एंड एवरीथिंग, डीएनए कंटेंट, मटेरियल, सब कुछ क्या हो, परफेक्ट अमाउंट में मिले, ठीक है। The sequence of events by which a cell duplicates its genome, synthesis the other constituents। तो अब देखो यहाँ पर जो मैं बोल रही थी तब से, जो मैंने आपको समझाया है कि यहाँ पर क्या है बेटा, तो ये वाली जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हो रहा है बेटा, एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हो रही है। क्या हो रही है, एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, और उनमें क्या क्या हो रहा है, मैंने बोला ना, मैंने क्या करी है, एनसीईआरटी की लाइन लाई है, ठीक है। वहां पर क्या हो रहा है, सेल क्या कर रहा है बेटा, जीनोम का डुप्लीकेशन कर रहा है, सिंथेसाइज कर रहा है अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स को विच इज रिक्वायर्ड फॉर द सेल डिवीजन, ठीक है। एंड इवेंचुअली फाइनली क्या होता है बेटा, 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है। तो ऐसे जब सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं बच्चे, उसी को बोलते हैं सेल साइकिल, ठीक है। Although cell growth in terms of cytoplasmic increase is a continuous process। देखो यहाँ पर बोला है कि देखो जो सेल ग्रोथ है वो तो क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इवन जब सेल डिवाइड नहीं कर रही होगी तब भी क्या होगा बेटा, सेल ग्रोथ तो होती रहेगी। क्योंकि सही बात है, ऐसा जरूरी नहीं है कि जब डिवाइड कर रही होती है तभी वो मेटाबॉलिकली एक्टिव हो। ये इस पे अपन बात करेंगे, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टडी everything in detail in this particular session। तो प्लीज कंटिन्यू वॉचिंग दिस, बिकॉज आपको बहुत सारी चीजें इंटरेस्टिंग पता लगने वाली है और इजी होने वाली है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या है, ऑल्दो सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज। साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज मतलब क्या बच्चे, जैसे यहाँ पर सेल बनाई ना मैंने, ये न्यूक्लियस था ना, तो इसके अंदर साइटोप्लाज्म है ना बेटा, तो ये तो क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती रहेगी। तो जैसे जैसे सेल ग्रो होगी ना, उसका साइटोप्लाज्म का अमाउंट भी क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है। तो ये जो है ना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है डीएनए सिंथेसिस। लेकिन डीएनए सिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ एक स्टेज पर होता है। मैंने अभी साइकिल दिखाई थी, उसमें दिखाया था एस फेज था एक, है ना, इंटरफेज के अंदर का एक फेज था एस फेज। वहीं पर क्या होता है बेटा, सिंथेसिस होता है। क्या होता है बेटा, सिंथेसिस होता है। आज से कहीं भी वर्ड आए ना सिंथेसिस, आपको समझ लेना है क्या, कुछ ना कुछ तो
बन रहा है। हाँ जी, तो मैं ये बता रही थी, द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स डीएनए आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर न्यूक्लियाई बाय अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा कि अगर जो भी जेनेटिक मटेरियल या फिर न्यूक्लियस जो भी एवरीथिंग एंड द सेल कंस्टिट्यूएंट्स जो भी बने हैं वो सारे ही सारे क्या हो जाएंगे, वो इसलिए बने हैं ताकि जो डॉटर न्यूक्लियाई हो उनमें बिल्कुल ही इक्वल अमाउंट में डिवीजन हो। एज आई सेड कि पार्शियलिटी तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, है ना। पेरेंट से लेना बेटा, तो पेरेंट क्या दो बच्चों के बीच पार्शियलिटी करेगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं होने देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये जो डॉटर न्यूक्लियाई में जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स का, डीएनए का, वो बिल्कुल क्या है, सही एकदम इक्वल अमाउंट में है। ठीक है, और यस ये कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स बोल रहे हैं। अब आपने क्या सोचा कि भाई कॉम्प्लेक्स बोल दी एनसीईआरटी ने तो बस अपन ने मान लिया कि भाई माइटोसिस मियोसिस तो समझ में आने वाली चीज ही नहीं है, पर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, व्हेन आई वाज इन 9th क्लास तभी से मैंने जो पढ़ा है उसके बाद मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी ये पर्टिकुलर टॉपिक। व्हाई? आई वाज फ्रॉम द आईसीएसई बोर्ड, और आपको पता है उसमें ना पहले से ही माइटोसिस मियोसिस पढ़ा देते हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या हो रहा है ना कि मैंने तभी पढ़ा और तभी से मुझे जो याद है ना, तो बस आपको ना एक बार ये टॉपिक समझने की जरूरत है और समझाने के लिए मैं हूं ना। ठीक है, तो बस आप देखते रहे। चलिए, तो यहाँ पर है दीज इवेंट्स आर देमसेल्व्स अंडर जेनेटिक कंट्रोल, और बस यही है, ये जो इवेंट्स है, ये जो सारे इवेंट्स है, ये जेनेटिक कंट्रोल के अंदर हैं, जीन से कंट्रोल्ड हो रहे हैं। तो आपको पता है क्रोमोसोम के ऊपर ही ना एक क्या होता है, मैं आपको जरा बता देती हूँ थोड़ा सा। ये देखो, ये मैंने एक छोटा सा क्रोमोसोम बनाया। ठीक है, यहाँ पर ये डॉट आपको दिख रहा है, तो ये ना एक्चुअली आपको पता है जो क्रोमोसोम्स है ना, दीज आर मेड अप ऑफ डीएनए। किसका बना है बेटा? डीएनए का बना है, और इन्हीं के जो छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं ना, इनका काम होता है बहुत सारा। ये जीन जो है ना एक स्पेसिफिक फंक्शन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा जेनेटिक डिसऑर्डर्स एंड मेनी थिंग्स लाइक दैट। तो कैसे हो जा रहा है बेटा, क्योंकि हर जीन का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है विच इज कंट्रोल्ड बाय अ स्पेसिफिक जीन। ठीक है, एंड जीन अगर आपको बोला जाए तो कहाँ होता है, ऑन द क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स पे कैसे होता है, तो बस आपको याद रखना है, अगर जीन के बारे में पूछा जाए तो स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए, उसी को क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। तो बस, और डीएनए का ही बना होता है हमारा पूरा जो क्रोमोसोम है, इट इज मेड अप ऑफ डीएनए। चलिए, तो आगे की स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। आई होप आई वाज वेरी क्लियर अबाउट द एनसीईआरटी पॉइंट्स। तो अभी आपको एनसीईआरटी को बिल्कुल क्लियर एकदम अच्छे से पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ, तो अभी जो इस स्लाइड में हम पढ़ने वाले हैं दैट इज बेसिकली फेजेस ऑफ सेल साइकिल। ठीक है, तो फेजेस ऑफ सेल साइकिल में मैंने आपको बताया था कि देयर आर मोस्ट इंपॉर्टेंटली टू फेजेस, वन इज माइटोटिक फेज एंड अनदर वन इज इंटरफेज। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है, बट वापस से मैं आपको बताऊंगी क्या होगा। अभी वापस से मैं डायग्राम में बताऊंगी, ठीक है, क्या है इंटरफेज, क्या है माइटोटिक फेजेस। तो लेकिन अभी मैं शॉर्ट में बता दे रही हूँ कि इंटरफेज क्या है बच्चों। इंटरफेज इज बेसिकली, उसको अपन ना रेस्टिंग फेज बोलते हैं, और वो इट इज अगेन सब डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। कितने फेजेस बेटा? 3 फेजेस, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। ठीक है, और अगर मैं माइटोटिक फेजेस की बात करूं तो इट इज अगेन सब डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस, दैट इज बेसिकली प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो बिल्कुल टेंशन मत लो, अभी चलो देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। तो फर्स्ट पॉइंटर जो इस पर्टिकुलर स्लाइड की है दैट इज टाइम इन सेल डिवीजन वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। यस, ऑब्वियसली। अब अपन क्या है ना बेटा, हमने तो खुद को क्या रखा हुआ है, हाईएस्ट हायरार्की में, है ना। तो वहां पर क्या है, अब हमारे में टाइम भी ज्यादा लगेगा ना थोड़ा। ठीक है, अपन क्या है ना मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में, अब हमने ही बनाई है ना सारी चीजें, हमने अपने आप को एकदम सबसे हाईएस्ट रखा हुआ है। ठीक है, एक्चुअली है भी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। तो बेटा यहाँ पर क्या होता है, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म जो सेल डिवीजन का टाइम है, ड्यूरेशन है, वो क्या होगा, वैरी करेगा। ठीक है, तो अब आपके एनसीईआरटी ने ना 2 पॉइंट्स लिखे हैं जो कि आपको याद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं वो 2 पॉइंट्स क्या हैं। तो सबसे पहले तो आपको, क्योंकि अपन ह्यूमन बींग्स है ना, अरे ह्यूमन बींग्स हो ना, ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स का साइंटिफिक नेम क्या होता है, होमो सेपियंस। ठीक है, तो इन ह्यूमन कितना है बेटा, 24 आवर्स लग रहे हैं, कितना, 24 घंटा लग रहा है सेल डिवीजन में।
कितना लग रहा है बेटा? 24 घंटे, ठीक है। और उसी सेल डिवीजन, अब ये सेल डिवीजन में, पूरा सेल डिवीजन में 24 आवर्स लग रहे हैं। और आपको पता है सेल साइकिल में 2 मेन फेजेस होता है, दैट इज इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज। तो अपन ना आगे जाके ये भी बात करने वाले हैं कि एग्जैक्टली ह्यूमन बींग्स में ना कितना टाइम ड्यूरेशन जो है इंटरफेज में लग रहा है और कितना माइटोटिक फेजेस में लग रहा है। तो इसलिए वीडियो को कंटिन्यू करना है, ठीक है, उठ के भागना नहीं है। चलिए, तो जो दूसरा पॉइंट आपके एनसीईआरटी ने लिखा है दैट इज ईस्ट, ठीक है, जिसमें कितना टाइम लग रहा है बेटा? 90 मिनट्स। क्या है? 90 मिनट्स। और आपको पता है ईस्ट क्या है? इट्स अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, राइट? तो 90 मिनट्स लग रहे हैं इसके सेल डिवीजन में, और हमारे में कितने लग रहे हैं? 24 घंटे। तो इसलिए यहां पर आपको ये 2 एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है याद करना, क्योंकि ये एनसीईआरटी में गिवन है। तो बिल्कुल जो एनसीईआरटी में है वो तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, क्योंकि नीट में वो आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, ठीक है। Now the third pointer is in each cell division almost 95% of time is taken by interphase. ओके, तो मैंने बताया आपको कि 2 मेन फेजेस होते हैं विच इज बेसिकली इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज। उसमें से भी बेटा मैंने क्या बोला, अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, किसकी बात करें? ह्यूमन बीइंग्स की, ठीक है। टोटल टाइम ऑफ सेल डिवीजन कितना है? 24 आवर्स। और यहाँ पर जो लास्ट पॉइंटर है इट इज रिटन दैट कितना टाइम लग रहा है हर एक सेल डिवीजन में, जो 95% टाइम होता है इट इज टेकन बाय द इंटरफेस। तो चलो एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। देखो बेटा, मान लो ये क्या है? 95% टाइम है, मान लो, क्या मानना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, ये है 95%। तो क्या आप समझ रहे हो ये कितना है? ये जो 95% टाइम है ना, ये कौन ले रहा है बेटा? कौन सा फेज? इट इज टेकन बाय द इंटरफेस, ओके। और जो रेस्ट का बचा हुआ 5% है दैट इज टेकन बाय द माइटोटिक फेज। तो यहां पर देखो एक रफ डायग्राम है जो कि मैंने आपको दिखा रखा है। तो चलो इसको देखते हैं जरा। क्या आप देख रहे हो ये जो है, ये ग्रीन से जो इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है, आप देख रहे हो ये कितना बड़ा पार्ट है? क्या है? काफी बड़ा पार्ट है ना। और इसी को हम क्या बोल रहे हैं? ये सेल साइकिल का कौन सा फेज है बच्चे? इंटरफेज है, ठीक है, जिसमें 95% टाइम लग गया। अब देखो, और मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि इंटरफेज के अंदर 3 फेजेस है ना बेटा? G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। अब देखो G1 फेज में ना यहां पर क्या है लिखा हुआ है शॉर्ट में, एवरी सेल कंटेंट ड्यूप्लीकेट्स एक्सेप्ट डीएनए, ठीक है। सारे ही सेल कंटेंट ड्यूप्लीकेट होते हैं सिर्फ डीएनए को छोड़ के, क्योंकि डीएनए तो क्या है बेटा, एनसीईआरटी ने बोल रखी है ना, डीएनए तो सिर्फ और सिर्फ एक टाइम पे क्या होता है? ड्यूप्लीकेट होता है, एंड दैट इज सिंथेसिस फेज। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आता है एस फेज, जिसको अपन सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं। डोंट वरी, मैं इसको डिटेल में बताने वाली हूँ और आपके नोट्स भी बन जाएंगे अच्छी तरह से। तो अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो प्लीज इसको मतलब कि आप लिख सकते हैं, अपने नोट्स बनाओ, बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। शॉर्ट्स में लिखो ताकि आपके रिवीजन करने में बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। नाउ G2 फेज, G2 फेज में क्या होता है? डीएनए इज डबल चेक्ड फॉर एनी एरर्स। अब यहां पर क्या होता है? डीएनए तो ऑलरेडी बन गया है, बट फिर भी अब ऐसे थोड़ी चले जाएंगे पार्टी में, हाँ, पार्टी में अच्छे से रेडी होके जाएंगे ना, फिर लास्ट में मिरर में देखते हो ना कि अच्छा हाँ सब सही है, परफेक्ट है, जो कुछ मिसिंग है वो करके फिर उसके बाद निकलते हो ना घर से। तो यहाँ पर भी भाई ऐसे थोड़ी डिवीजन हो जाएगा, है ना। सेल डिवीजन से पहले पूरा बिल्कुल क्या होगा? फुल प्रिपरेशन होना चाहिए, कहीं कुछ भी मिसिंग नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद जब अगर लग रहा है सेल को कि हाँ भाई अपन फुल प्रिपेयर्ड है, ठीक है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद यहाँ पर मेन सेल डिवीजन है विच इज बेसिकली एम फेज, जहां पर माइटोसिस भी हो सकता है और मियोसिस भी होता है। अब एक्चुअली में क्या होता है ना बेटा, एम फेज 2 टाइप्स का हो सकता है, माइटोसिस और मियोसिस। तो सेल डिवीजन 2 तरीके से होता है, 2 मेथड से होता है, वन इज माइटोसिस एंड अनदर वन इज मियोसिस। डोंट वरी, वी आर गोइंग टू स्टडी इट इन डिटेल, ओके। उसके बाद होता है आपका साइटोकाइनेसिस। तो चलो आगे बढ़ते हैं, G0 फेज और ये सब को अपन एक्सप्लेन करेंगे आगे की स्लाइड में, ठीक है। अब आते हैं मेन यहां पर कि सेल साइकिल जो है मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, क्या है बेटा? 2 फेजेस में है ना डिवाइडेड। इंटरफेज को ना प्रिपरेटरी फेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिपरेटरी फेज भी। क्यों बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज? अरे बेटा मैंने बोला ना, पार्टी जाने से पहले तैयार तो हो गए ना। अब बहुत सारी लड़कियां होती है ना भाई, बहुत टाइम लगाती है, जिस दिन पार्टी जाना होता है ना सुबह से ही तैयार हो रही होती है। अपनी बात नहीं कर रही हूं मैं, ठीक है, मैं तो जल्दी हो जाती हूँ भाई, ठीक है। तो इंटरफेस जो है वहां पर क्या हो रहा है?
ये पहले प्रिपेयर हो रही है। तो ये ना वो वाली लड़की है जिसको बहुत समय लगता है तैयार होने में, ठीक है। तो आपने देखा ना कितना टाइम ले रहा है, 95% टाइम। भाई सुबह होते ही ना ये कराएंगे, वो फेस मास्क लगाएंगे, पता नहीं क्या क्या होता है, बहुत सारी चीजें, फिर मेकअप जाके करवाएंगी, फिर हेयर करवाएंगी, पता नहीं क्या क्या करवाने वाली है, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं ना, 95% जो है ले रहे हैं किनका, सेल साइकिल का, ठीक है बेटा। तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, प्रिपरेटरी फेज, ठीक है। अब देखो मैंने बता रखा है कि इंटरफेज इज अगेन सब डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस, दैट इज G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज, ठीक है। G1 को ग्रोथ 1 भी बोलते हैं, S को सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं, और G2 को अपन ग्रोथ 2 फेज भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर फिर डबल चेकिंग होती है कि सब कुछ सही से प्रिपेयर्ड है या नहीं। नाउ द अनदर फेज इज M फेज, विच इज ऑल्सो नोन एज, इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, माइटोटिक फेज भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, माइटोटिक फेज भी बोलेंगे। यहां पर 5% टाइम में दोनों चीजें हो जाती हैं। क्या होती हैं, दोनों चीजें, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। ओके, नाउ दीज टर्म्स यू नीड टू नो दीज टर्म्स वेरी प्रॉपर्ली, बिकॉज सी बेटा, यहां पर जो कैरियो है ना, कैरियो, आपको पता है कैरियोन जो है उसका मतलब क्या होता है, कैरियोन का मतलब होता है बच्चे न्यूक्लियस। कैरियोन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। तो जहां पर भी कैरियोन वर्ड आया ना, आपको समझ लेना, अरे हाँ ये किससे रिलेटेड बात कर रहा है, न्यूक्लियस से रिलेटेड। जैसे मैंने आपको बताया ना, स्यूडो का मतलब फॉल्स होता है। तो अगर आपको ये चीजें पता होगी ना, तो आप अपने आप ना मीनिंग निकाल लोगे। जब भी आपको नहीं भी समझ आएगी ना कुछ चीज, और आपको ये पता है कि कैरियोन का मतलब न्यूक्लियस होता है, तो आप ये तो जरूर सोच सकते हो कि हाँ यार मैम ने बताया था कैरियोन का मतलब न्यूक्लियस होता है, तो मतलब 100% न्यूक्लियस से रिलेटेड ही कुछ ना कुछ बात हो रही होगी, है ना। अब देखो यहाँ पर दूसरा वर्ड जो है, देयर इज साइटो। साइटो है ना, सेल के अंदर क्या होता है बच्चे, साइटोप्लाज्म होती है ना। तो यहाँ पर साइटो वर्ड यूज कर रहा है, मतलब क्या हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म की बात हो रही है। और जो सेकेंड वर्ड है दैट इज काइनेसिस, इसका मतलब होता है बेटा डिवीजन। क्या होता है, डिवीजन, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ रहा है। देखो कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। तो यहाँ पर जो पूरा वर्ड है वो क्या बोल रहा है, कैरियोकाइनेसिस। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, कैरियोकाइनेसिस में होगा डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर होंगी। चलिए ये वाला कलर चूज करती हूँ मैं। तो इसको लिख लूं मैं। तो कैरियोकाइनेसिस में क्या हो रहा है बेटा, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो अब इसे आपको क्या करना है ना, कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स को पकड़ के आपको एकदम ध्यान रखना है कि हाँ भाई ये चीजें कभी भी कहीं भी आए और आपको बस पता लग जाना चाहिए कि ओके वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, ठीक है। तो यहां पर हो गया बेटा कैरियोन का मतलब हो गया न्यूक्लियस, और उसी का डिवीजन हो रहा है। ऑब्वियसली न्यूक्लियस का डिवीजन होगा ना बेटा, पेरेंट सेल है उसमें एक ही न्यूक्लियस है, और अगर उसको 2 डॉटर सेल्स में देना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको बिल्कुल इक्वली डिवाइड करना होगा। तो दैट्स व्हाई हियर द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज टेकिंग प्लेस एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज कैरियोकाइनेसिस। नाउ द सेकंड थिंग इज साइटोकाइनेसिस, वेयर व्हाट इज हैपनिंग, division of cytoplasm is taking place. You know, as you know in the cell there is cytoplasm as well as nucleus. तो अगर हमें डॉटर सेल्स को बिल्कुल इक्वली डिवाइड करना है तो हमें न्यूक्लियस तो डिवाइड करना ही पड़ेगा, बट बेटा क्या करना पड़ेगा, साइटोप्लाज्म भी तो इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा ना, बिकॉज इन द साइटोप्लाज्म ओनली ना द सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, है ना। अगर साइटोप्लाज्म अगर अपन इक्वली डिवाइड नहीं करेंगे तो क्या होगा, सेल ऑर्गेनेल्स अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। क्लियर। तो यहां पर जो साइटोकाइनेसिस है यहां पर इसलिए हो रहा है ताकि साइटोप्लाज्म भी क्या हो जाए, इक्वली डिवाइड हो जाए। तो साइटोकाइनेसिस में क्या हो रहा है बेटा, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो अब कभी भूलोगे ये 2 टर्म्स, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, ठीक है, जहां पर कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस और काइनेसिस का मतलब है डिवीजन। तो मैं बता रही थी कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, ऑर्डर ऑफ फेजेस, क्योंकि मैंने आपको बोला कि सेल साइकिल क्या है, वो एक परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड वे में सीरीज ऑफ इवेंट्स है जो टेक प्लेस करता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। तो यहाँ पर जो फेजेस है वो उल्टा पुल्टा आप नहीं लिख सकते हो, ठीक है। ये नहीं कि G2 से पहले एस फेज लिख दिया, मतलब सॉरी G2 से पहले तो एस फेज होता ही है, ये नहीं कि मतलब होता ना इधर उधर लिख दिया, माइटोटिक फेज से पहले कुछ भी लिख दिया,
ठीक है, एस फेज ही लिख दिया, ऐसे नहीं लिखेंगे अपन। कैसे लिखेंगे बेटा, ऑर्डर ऑफ फेज जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है बेटा, ऑर्डर ऑफ फेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि ऐसा सेम क्वेश्चन हो सकता है आपके नीट के एग्जाम में आ जाए। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ फेज में क्या होगा बेटा, G1, S, G2 एंड M फेज। तो अगर आपको ऑर्डर ऑफ फेजेस ड्यूरिंग द सेल साइकिल पूछा जाए तो क्या बोलोगे, सबसे पहले कौन सा होगा बेटा, G1 है ना, G1 फेज, उसके बाद S फेज जिसको अपन सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं, एंड देन आफ्टर दैट क्या होगा, M फेज, दैट इज माइटोटिक फेज। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। सो आई होप आई वाज क्लियर टू ऑल ऑफ यू फॉर दिस स्लाइड। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, जरा और अच्छे से इंटरफेस को समझते हैं, है ना बेटा, इंटरफेस को समझना है ना अपने को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बेटा अगर अपन बात करें इंटरफेस की, तो इंटरफेस को पता है क्या कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड रेस्टिंग फेज और प्रिपरेटरी फेज। ठीक है, अब रेस्टिंग फेज या प्रिपरेटरी फेज क्यों बोल रहे हैं, मैंने ऑलरेडी बता रखा है ना, ये उन लड़कियों में से है जिनको बहुत समय लगता है तैयार होने में। ठीक है, तो ये उन लड़कियों में से है जिनको अगर उन्हें रात में पार्टी में जाना है तो वो सुबह से उठ के तैयारी करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि इंटरफेस, और मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि इंटरफेस जो है वो 95% ऑफ टाइम जो है ले लेता है सेल साइकिल का। ठीक है, तो यहाँ पर इस फेज को इसलिए हम ये भी बोलते हैं कि रेस्टिंग फेज और प्रिपरेटरी फेज। क्या बोलते हैं बेटा, रेस्टिंग फेज मतलब सेल रेस्ट करके खुद को बिल्कुल प्रिपेयर करके जा रही है कि भाई जैसे ही जाएंगे एकदम बहुत अच्छे से, एकदम दिखेगा हर तरीके से परफेक्ट वे में डिवीजन करेंगे। ठीक है, तो इसलिए तो यहाँ पर, लेकिन प्रिपरेटरी फेज और रेस्टिंग फेज में बेटा क्या हो रहा है, सेल इज नॉट डिवाइडिंग, यहाँ पर सेल डिवाइड तो नहीं कर रही है। इंटरफेज में क्या हो रहा है बच्चे, सेल डिवाइड नहीं कर रही है, बट अब आप ये मत बोलना कि वो मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं है। अरे वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है बेटा, फिर तो अगर वो एक्टिव नहीं रहेगी मतलब अपन ये सोचेंगे ना सेल डेड हो गई, सेल तो लिविंग है ना बच्चे, तो वो एक्टिव, तो उसके अंदर एक्टिविटीज तो होती रहेंगी ना, बस वो डिवीजन नहीं कर रही है अभी। ठीक है, उसके लिए क्या कर रही है, प्रिपरेशन कर रही है। ठीक है, तो यहां पर आपको याद रखना है कि ड्यूरिंग इंटरफेस सेल डिवाइड तो नहीं कर रही है, पर क्या कर रही है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, मतलब जो भी मेटाबॉलिक फंक्शंस है वो सेल्स के अंदर ऑलरेडी चल रहे हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इट इज ऑलमोस्ट टेकिंग 95% ऑफ द टाइम। इंटरफेस कौन सा फेज बेटा, इंटरफेस जो है ऑलमोस्ट 95% ऑफ टाइम ले रहा है, किसका, सेल साइकिल का। तो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल। किसी भी ऑर्गेनिज्म हो जाए, कोई भी ऑर्गेनिज्म, सब में क्या होगा बेटा, इंटरफेस जो है वो सबसे ज्यादा टाइम लेगा। ठीक है, नाउ इन ह्यूमन, मैंने बोला था ना, मैं बताऊंगी आपको कि ह्यूमन बींग्स में टोटल, मैंने आपको क्या बोला बेटा, ह्यूमन बींग्स में टोटल सेल डिवीजन का टाइम क्या था, टोटल सेल डिवीजन का टाइम क्या था, 24 आवर्स था बच्चे, क्या था, 24 आवर्स, है ना, 24 आवर्स था ना टोटल सेल डिवीजन का टाइम। उसमें पता देखो इसने कितना टाइम ले लिया 23 आवर्स तो इंटरफेज ने ही ले लिया, तो बाकी के 1 आवर जो बचा हुआ है उसी में क्या होगा बेटा, कैरियोकाइनेसिस भी होगा और साइटोकाइनेसिस भी होगा। ठीक है, अब देखो, एंड 1 आवर ऑफ एम फेज इन एज इन ह्यूमंस। ठीक है, तो और मैंने आपको बोला कि टोटल जो सेल साइकिल है ह्यूमन बींग्स में वो कितना का होता है, 24 आवर्स का। Now the next pointer is chromosomes. What is happening? Leave it. जो next point है, that is chromosomes in this phase are not in condensed state, can be seen as diffused and unorganized, is called as chromatin reticulum. इसलिए मैंने यहाँ पर बेटा आपको सेल, देखो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सेल के अंदर जो इंटरफेज स्टेज है उसमें सेल कैसा दिखता है ना, उसका स्ट्रक्चर कैसा है उस टाइम पर, बिकॉज आपके साथ आपके ना ऐसे सवाल आ सकते हैं नीट के
आपके ऐसे सवाल आ सकते हैं नीट के एग्जाम में, जहां पर आपको पूछा जा सकता है कि इंटरफेस में सेल का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, और एक्चुअली में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपको जानना ये बहुत जरूरी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये डायग्राम बनाया है। वंस अगेन आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट वर्किंग। I don't know why it is not working. This is highlighter. हाँ, okay, okay. Sorry for the interruption. Now, तो चलो बेटा देख लें यहाँ पर इंटरफेस में कैसा डायग्राम दिखता है सेल का। अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंटरफेस में बेटा क्या है, देखो ये ना एनिमल सेल है, और आपको पता होना चाहिए कि एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्या है ये सेंट्रियोल्स है, ठीक है, जो बेसिकली ना डिवाइड हो जाएंगे और अपोजिट पोल्स की ओर मूव कर जाएंगे। ये जब मैं माइटोसिस बताऊंगी ना, माइटोसिस के फेजेस दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, तो आपको क्लियरली पता चलेंगी, ठीक है बेटा। अब अगर मैं बात करूं इंटरफेस की, तो आप देख रहे हो, आई होप आपको विजिबल है ये चीजें। तो यहाँ पर ये सेल है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर देखो ये न्यूक्लियस है, ये क्या है बच्चे, दिस इज द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस का आपको पता है, न्यूक्लियस के अंदर भी न्यूक्लियोलस होता है, एक छोटा सा सेंटर वाला पार्ट होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। और यहाँ पर ना एक इन्वेलप होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप, जो बेसिकली साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म को अलग करता है। अब ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि मैम क्या क्या बोले जा रही हूँ, माय गॉड सर चकरा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक्स है, बट मैं फिर से बता दे रही हूँ, मैं एकदम ध्यान से देखना बता दे रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि मैम हमें पता ही नहीं है न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, ठीक है। तो चलो देखो जरा मैं न्यूक्लियस का एक डायग्राम बना रही हूँ, ठीक है, अंदर का। देखो यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म होगा एक, और ये जो लेयर है, जैसे सेल की लेयर है ना, जो सेल के साइटोप्लाज्म को कवर कर रही है, क्योंकि फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है ना बेटा, अगर वो कवर नहीं करेगा तो क्या फ्लूइड बाहर नहीं आ जाएगा। अब जस्ट इमेजिन ना, हनी है, हनी का डब्बा है, उसको अपन ने बाहर रख दिया तो वो तो ऐसे इधर उधर चला जाएगा ना। तो वैसे ही जेली लाइक फ्लूइड है ना सेल के अंदर बेटा, साइटोप्लाज्म जिसको अपन कह रहे हैं, तो उसको हमने बाउंड्री में रखने के लिए एक सेल मेम्ब्रेन दी है ना। तो वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर जो बेटा न्यूक्लियोप्लाज्म है ना, ऐसे ऐसे साइटोप्लाज्म की तरह ही जेली लाइक फ्लूइड है, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बच्चे, जिसको अपन बोल रहे हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। तो इसको भी कवर करने के लिए ना एक मेम्ब्रेन बना दी है हमने, जिसको अपन ने क्या बोला हुआ है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोला हुआ है बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब इसी को आप न्यूक्लियर इन्वेलप भी बोल सकते हो इफ यू वांट टू, ठीक है। तो ये होगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। और यहीं पर ना कहीं पर एक ना इस तरह से आपके जो है जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखो ओके, तो हम बात कर रहे थे G1 फेज की, जो कि इंटरफेज का फर्स्ट सब डिवाइडेड वाला फेज है, ठीक है, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं बेटा, इसको अपन ग्रोथ 1 फेज भी बोल रहे हैं, गैप 1 फेज भी बोल रहे हैं, या फिर पोस्ट माइटोटिक फेज भी बोल रहे हैं, या फिर प्री सिंथेटिक फेज भी बोल रहे हैं। अब ये मत सोचना कि मैम आपने क्या 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 बोल दिया, टेंशन मतलब बेटा सब समझाती हूँ, ठीक है, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो चलो देखते हैं। आप देख रहे हो ये मैंने एक रफ डायग्राम बनाया हुआ है, क्या बनाया हुआ है, रफ डायग्राम, ठीक है बेटा, क्या बनाया हुआ है, रफ डायग्राम। तो आप देख रहे हो ये है एम फेज, ये क्या है बेटा, एम फेज, जिसको अपन माइटोटिक फेज भी बोलते हैं, है ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, माइटोटिक फेज भी। तो यहाँ पर ना इसको गैप 1 फेज तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली जब अपने को ब्रेक लेना होता है तो अपन बोलते हैं ना गैप ले रहे हैं, ब्रेक ले रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर ना G1 फेज को क्या बोल रहे हैं, गैप 1 फेज बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखो एम फेज के बाद आ रहा है ना G1, एम फेज के क्या आ रहा है, बाद आ रहा है G1, तो इसको क्या बोल रहे हैं, पोस्ट। वो अपन सिम वाली चीज होती है ना, पोस्ट पेड, प्रीपेड, है ना, तो ऐसा ही, पोस्ट मतलब बाद में पे कर सकते हो आप, तो ऐसा ही कुछ ना यहाँ पर भी है। तो एम फेज के बाद आ रही है ये वाली G1 फेज, तो इसलिए अपन इसको क्या बोल सकते हैं, पोस्ट माइटोटिक फेज नहीं बोल सकते, है ना, क्या बोल सकते हैं, पोस्ट माइटोटिक फेज। और इसको अब तो आप समझ ही गए होगे, ठीक है, अब तो आप समझ ही गए होगे कि इसको प्री सिंथेटिक फेज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हो एस फेज के जस्ट पहले आ रहा है G1, किसके, एस फेज के जस्ट पहले आ रहा है G1, तो इसको अपन बोल सकते हैं ना प्री सिंथेटिक फेज, है ना। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू।
हाँ चलिए, अब देखो जो सेकंड है यहाँ पर लॉन्गेस्ट फेज ऑफ इंटरफेज या फिर होल सेल साइकिल। लॉन्गेस्ट फेज ऑफ इंटरफेज या फिर सेल साइकिल। अब देखो बेटा, ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि आपके नीट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है मैं भी बताती हूँ। देखो बेटा, सबसे पहले अपने को ऑलरेडी पता है कि इंटरफेज सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट फेज है सेल साइकिल का, ठीक है। बट इंटरफेज में भी जो सब डिवाइडेड फेज है उसमें कौन सा फेज सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट है? दैट इज G1 फेज, दैट इज G1 फेज। अब यहाँ पर ना आपको नीट में जो है एनटीए आपको बेवकूफ बना सकता है, आपकी नेगेटिव मार्किंग यूं करवा सकता है, बट आपको नहीं करना है बेटा, ठीक है, बिल्कुल नहीं करना है। यहीं पर अपन ना धोखा खा के आ जाते हैं और फिर बाद में रोते हैं कि अरे यार ये तो आता था मुझे, क्योंकि ये तो मैंने पढ़ा था बहुत अच्छे से, पर फिर भी मैं कंफ्यूज हो गया, मैं कंफ्यूज हो गई, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। अब मान लो आपके ना क्वेश्चन आ जाएंगे, पता है कैसे देंगे आपके क्वेश्चन? लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल, क्या देंगे? लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल। यहां तक तो ठीक है। अब 4 ऑप्शंस होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि नीट में 4 ऑप्शंस में तो 2 ऑप्शंस ऐसे कंफ्यूजिंग होते हैं कि आपको लगेगा ये करूं या ये करूं, ये करूं या ये करूं, है ना। और कई बार ऐसा होता है कि अपन ने सेकंड थर्ड ऑप्शन देखा, सेकंड ऑप्शन ही देखा, बोला अरे ये तो यही आंसर है। तो जैसे मान लो लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल और आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है माइटोटिक फेज, सेकेंड ऑप्शन है इंटरफेज, थर्ड ऑप्शन है एस फेज और फोर्थ ऑप्शन है G1 फेज। अब बच्चों ने क्या करा ना, फर्स्ट ऑप्शन देखा माइटोटिक फेज, अच्छा ये तो होगा नहीं, मैम ने बताया था भाई ये नहीं होता, इंटरफेज सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में मिल गया इंटरफेज, बच्चों ने लगा दिया आंसर। क्या कर दिया? लगा दिया आंसर। नहीं बेटा, चारों ऑप्शंस अच्छे से ध्यान से देखो, ठीक है, और उसके बाद करना है, नहीं तो ये आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, ठीक है। अब देखो थर्ड ऑप्शन में था सिंथेसिस फेज और फोर्थ ऑप्शन में है G1 फेज। अब आपको ये याद रखना है एनी हाउ कि आपको सेल साइकिल में पूछे लॉन्गेस्ट फेज या फिर इंटरफेज का लॉन्गेस्ट पूछे, आंसर क्या होना चाहिए बेटा? G1 फेज ही वो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट फेज है, इवन ऑफ द सेल साइकिल और इवन ऑफ द इंटरफेज, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आए लॉन्गेस्ट फेज ऑफ इंटरफेज या फिर लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल, द आंसर विल बी ऑलवेज G1 फेज। क्या होगा? G1 फेज। पक्का क्लियर? भूलोगे नहीं? अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो गलत तो नहीं करोगे? तो बेटा एकदम इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अगर याद नहीं रहे तो प्लीज इसको लिख लो। तो बेटा क्या होगा? G1 लॉन्गेस्ट फेज ऑफ इंटरफेज तो है ही, बट लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल भी है, ठीक है। चलिए, if the cell is doing fast division then G1 will be short, and if cells is doing slow division then the G1 will be longer। अब इसका मतलब क्या होगा? मैम ये क्या क्या बोल दिया? कुछ नहीं है बेटा, बहुत इजी है। तो चलो देखते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या है बेटा? इफ द सेल इज डूइंग फास्ट डिवीजन देन G1 विल बी शॉर्ट, एंड इफ द सेल इज डूइंग स्लो डिवीजन देन द G1 विल बी लॉन्गर। अब आपको ये नहीं सोचना है कि ये क्या लिखा है, क्योंकि अभी मैं इसको समझाने वाली हूँ बेटा, ठीक है। देखो हमने ऑलरेडी देख रखा है कि ह्यूमन में क्या होता है बच्चे, 24 आवर्स का ड्यूरेशन होता है टोटल सेल डिवीजन का, है ना, जिसमें G1 क्या होगा? देखो अपने को कोई भी, चाहे ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, कोई भी छोटे ऑर्गेनिज्म हो, सबसे बड़े ऑर्गेनिज्म हो, सब में G1 फेज क्या होगा? सबसे ज्यादा लॉन्गर फेज रहेगी, ठीक है। तो ह्यूमन में जो 24 आवर्स है, क्योंकि यहाँ पर सेल डिवीजन ज्यादा है, तो क्या अपन बोल सकते हैं कि सेल डिवीजन का जो टाइम है ज्यादा है, जिसकी वजह से ये डिवीजन स्लो हो रही है ना। अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू ईस्ट की बात करें तो ह्यूमन का सेल डिवीजन क्या हो रहा है बेटा? स्लो हो रहा है। बट यहाँ पर तो ईस्ट में 90 मिनट्स में ही हो जा रहा है ना सेल डिवीजन, तो यहाँ पर क्या है? ये तो फास्ट डिवीजन हो गई ना। क्या हो गई? ये फास्टर सेल डिवीजन हो गई। तो इसमें अपन बोल सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ह्यूमन कि G1 क्या होगा बेटा? शॉर्टर होगा। बट यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू ईस्ट अपन बोल सकते हैं कि G1 क्या होगा? लॉन्गर होगा। तो इस लाइन का मतलब बस यही था, ठीक है। अब देखो चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या होगा? और भी बहुत सारी चीजें होंगी, क्योंकि मैंने बोला G1 इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रोथ 1 फेज, जहां पर सेल की हर तरीके से ग्रोथ होगी ताकि वो सेल डिवीजन के लिए क्या हो? पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हो। तो आपको पता है एमिनो एसिड का भी फॉर्मेशन होगा। क्या होगा बच्चे? एमिनो एसिड का फॉर्मेशन होगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि आपको पता है प्रोटीन कितना जरूरी है, ठीक है। एटीपी का फॉर्मेशन होगा। एटीपी क्या है? एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्रायोफॉस्फेट,
जो कि बेसिकली क्या एनर्जी प्रोवाइड करता है ना। करेंसी ऑफ द सेल है ना, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो बेटा एनर्जी नहीं होगी तो फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आनी है। तो इसलिए ये सारी प्रॉब्लम्स ना आए, तो इसलिए ग्रोथ 1 फेज में ये सारी चीजें जो है ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो जाती हैं, ठीक है। फिर आपके न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन होंगे, आरएनए फॉर्मेशन होंगे, और सेल ऑर्गेनल्स भी ड्यूप्लीकेशन हो जाएगा। सेल ऑर्गेनल्स का ड्यूप्लीकेशन हो जाएगा मतलब सेल ऑर्गेनल्स भी सारे ही अच्छी तरीके से बन जाएंगे, एक्सेप्ट सम सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स, जिसके बारे में मैं बताऊंगी आपको जब G2 फेज पढ़ेंगे अपन, तो वहां पर अपन देखने वाले हैं कि और बाकी जो सेल ऑर्गेनल्स बचे कुचे रह गए हैं वो भी बाद में। तो कम ऑन, लेट्स गेट टू द नेक्स्ट फेज, दैट इज एस फेज, ठीक है। इसको और भी क्या बोलते हैं बेटा, ऑल्सो कॉल्ड एज सिंथेसिस फेज। क्यों सिंथेसिस फेज क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग हो रही है, दैट इज सिंथेसिस। सिंथेसिस मतलब होता है बेटा सिंथेसाइज होना, मतलब बन रहा है। क्या बन रहा है, इन द मेकिंग, समथिंग इज इन द मेकिंग, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इन द मेकिंग, दैट इज डीएनए। डीएनए, ठीक है, मैंने बता रखा है फुल फॉर्म, फिर से रिमाइंड कर रही हूं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है बेटा। तो डीएनए, और उसके बाद सेकंड पॉइंट पे क्या है बेटा, डीएनए रेप्लिकेशन, जहां पर क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल रिमेन सेम बट डीएनए कंटेंट गेट्स डबल्ड। अब बेटा इससे भी ना बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको समझने के लिए चलो हम इस डायग्राम को देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो बेटा यहाँ पर आप देख रहे हो, ये वाला डायग्राम देख रहे हो, यहाँ पर क्या है, एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, पर उसके बाद भी क्रोमोसोम नंबर तो क्या है, 1 ही है। क्या है बेटा, क्रोमोसोम नंबर तो 1 ही है, बस हो क्या रहा है, डिफरेंस क्या आ रहा है, यहां पर देखो 1 अनरेप्लिकेटेड क्रोमोसोम विथ 1 डीएनए मॉलिक्यूल। यहां पर डीएनए मॉलिक्यूल क्या है बेटा, एक है। तो मैंने क्या बोला आपको कि डीएनए कंटेंट डबल हो रहा है, क्या हो रहा है, डीएनए कंटेंट डबल हो रहा है। और आपको पता है कि क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए, राइट। तो डीएनए कंटेंट डबल हो रहा है, और यहां पर आप देख रहे हो कि ये जब अनरेप्लिकेटेड है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है बेटा, 1 डीएनए मॉलिक्यूल है। क्या है, 1 डीएनए मॉलिक्यूल है। तो अगर इसका रेप्लिकेशन हो रहा है, मतलब अगर इसकी रेप्लिका बन रही है, कॉपी बन रही है, तो क्या अब और ज्यादा इंक्रीज नहीं हो जाएगा, एक और नहीं इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या आप देख रहे हो यहां पर डीएनए के 2 मॉलिक्यूल है बेटा, क्या है, 2 डीएनए के मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो 1 रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम विथ 2 डीएनए मॉलिक्यूल, क्या हो गया बेटा, 2 डीएनए के मॉलिक्यूल आ गए, और जिनको हमने क्या बोल दिया है, सिस्टर क्रोमेटिड्स। बेटा पता है इनको क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो इसी बहाने आपने क्रोमोसोम्स का डायग्राम भी देख लिया। इसको क्या बोलते हैं बेटा, सिस्टर क्रोमेटिड्स, सॉरी, इसको क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो बस आपको यही ध्यान रखना है। तो यहां पर क्रोमोसोम तो एक ही रहा, बस क्या हो गई बच्चे, क्या हो गई, डीएनए कंटेंट डबल हो गई। तो आई होप इट इज क्लियर। सो और यहां पर दूसरी चीज और क्या होती है, सेंट्रियोल्स भी डुप्लीकेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा, सेंट्रियोल्स भी डुप्लीकेट हो जाते हैं, ठीक है। सेंट्रियोल्स भी 1 से 2 बन जाएंगे। फिर हिस्टोन प्रोटीन का भी सिंथेसिस होता है। अब आपको पता है कि डीएनए जो है ना, हिस्टोन के अराउंड है ना, क्या करता है, रैप करता है। डीएनए रैप करता है किसको, हिस्टोन प्रोटीन को, हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड रहता है। तो इसलिए अगर डीएनए की सिंथेसिस हो रही है, मतलब हिस्टोन की भी क्या होगी बेटा, हिस्टोन प्रोटीन की भी सिंथेसिस होगी, ठीक है। तो जहां डीएनए आया वहां हिस्टोन तो होना ही है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर डीएनए सिंथेसिस हो रही है तो ऑब्वियसली हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस तो होगी, बिकॉज हिस्टोन के ही सराउंडिंग में क्या है बच्चे, डीएनए रैप कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे की स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो हमने एस फेज कवर कर लिया है। नाउ द नेक्स्ट फेज इज G2 फेज। क्या है बेटा, G2 फेज। अब हमने ग्रोथ 1 फेज में देखा था कि भाई सब कुछ ही हो गया था, ऑलमोस्ट क्या हो गया था बेटा, सब कुछ हो गया था। अब इसको हम ना ऑल्सो कॉल्ड एज गैप 2 फेज और सेकेंड ग्रोथ फेज, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, गैप 2 फेज या फिर सेकेंड ग्रोथ फेज। और हाँ, इसको एक और चीज बोल सकते हैं विच इज प्री माइटोटिक फेज। क्यों बोल रहे हैं बेटा प्री माइटोटिक फेज, क्योंकि आप देखो ना क्या हो रहा है, मैंने बताया था ना, एक ये एम फेज है, ये एम फेज है, और मैंने बोला था ये G1 हो गया, ये S हो गया, और ये हो गई G2। तो आप देखो ना, M से जस्ट पहले G2 फेज आया ना, M से क्या हो गया, जस्ट पहले क्या आया, G2 फेज आया। तो यहां पर क्या होगा, इसको हम बोल सकते हैं प्री माइटोटिक फेज, ठीक है। नाउ
तो इसलिए अपन इसको G2 फेज को क्या बोलते हैं, प्री माइटोटिक फेज भी बोलते हैं। नाउ रेस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स लाइक सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स। अब सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स क्या होता है बेटा, उनको क्या क्या होता है सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स, बताओ बताओ, इस पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। अरे भाई जिनका अपना ओन जेनेटिक मटेरियल हो, क्या हो, जिनका अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल हो, ठीक है, तो वो जो सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल है, दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और यहाँ पर गोल्जी अपैरेटस जो है वो नहीं है सेमी ऑटोनोमस, ठीक है, वो भी ड्यूप्लीकेट हो जाते हैं विद इन द सेल। तो ये सारे क्या हो जाएंगे बेटा, ड्यूप्लीकेशन, इन सब का ड्यूप्लीकेशन हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में एक और चीज बची रहती है, दैट इज ट्यूबुलिन सिंथेसिस। नाउ व्हाट इज ट्यूबुलिन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन आ सकता है बेटा ट्यूबुलिन के ऊपर, ठीक है। ट्यूबुलिन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है ये आपको यूकैरियोटिक सेल्स में मिलते हैं, और ये किस चीज में हेल्प करता है बेटा, स्पिंडल अपैरेटस बनाने में। किस चीज में, स्पिंडल अपैरेटस में। एक्चुअली ये आपको बाद में समझ में आएगा जब आप क्या करोगे, माइटोसिस पढ़ोगे, ठीक है। वहां पर ना स्पिंडल अपैरेटस जब मौजूद होंगे तो सेल डिवाइड होने में हेल्प होती है, सेल की डिवीजन होने में वो हेल्प करता है। कैसे, क्योंकि क्रोमोसोम को स्प्लिट, क्रोमोसोम्स के जो क्रोमेटिड्स हैं वो जो स्प्लिट होते हैं वो स्पिंडल अपैरेटस की ही वजह से होते हैं। तो आप देख लो कि ट्यूबुलिन कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन कर रहा है, ठीक है। नाउ तो ट्यूबुलिन सिंथेसिस क्या कर रहा है बेटा, व्हाट इज इट्स फंक्शनिंग, इट इज हेल्पिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल apparatus. Now the last thing that is happening here is RNA and protein synthesis, ठीक है। तो यहां पर जो RNA और प्रोटीन सिंथेसिस जो रुक गई थी सिंथेसिस फेज में, वो भी क्या हो जाएंगी, फिर से रिज्यूम हो जाएंगी, ठीक है। और बस उसके बाद ये ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो जाता है किस चीज के लिए, फॉर द माइटोटिक फेज, दैट इज सेल डिवीजन, ठीक है। तो चलो आगे बढ़े। अब देखो, अब यहां पर है बेटा रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। क्या है बेटा, रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। तो बेटा रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल को समझने के लिए ना यहां पर हमें देखो, रेगुलेशन मतलब हो गया कि देखो ऐसा तो कोई आदमी होगा ना, जैसे हम कुछ भी कर रहे हैं, है ना, जैसे आप हो ना, आप जो भी कर रहे हो, अभी आपको आपके पेरेंट्स आपको कंट्रोल कर रहे हैं, है ना, वो बोलते ना कि बेटा ऐसे करो, ऐसी चीजें करो, यू आर अंडर हिज कंट्रोल, राइट। तो यहाँ पर हर कोई को ना एक कोई ना कोई डायरेक्शन देने वाला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सेल साइकिल जो है वो क्या अपने आप चलेगी, अरे नहीं बेटा, वहां पर भी है, ठीक है, बताने वाला कि चलो अब ये करो, ठीक है। तो ये जो रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल मतलब सेल साइकिल कहाँ से कंट्रोल हो रही है, तो यहाँ पर एक क्या है, काइनेजेस है। क्या है बेटा, काइनेजेस है, दैट इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन, ठीक है। ये क्या है, इट इज डिपेंडेंट ऑन साइक्लिन। किस पे डिपेंडेंट है बेटा, साइक्लिन पे। सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस। क्या बोलते हैं बेटा इसको, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस। और इसी को शॉर्ट में हम सीडीके बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सीडीके। तो इट इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन, ठीक है, विच हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। तो सीडीके जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। सो बेसिकली सीडीके2 इज द काइंड ऑफ प्रोटीन विच इज कंट्रोलिंग द सेल साइकिल। कब क्या होगा, सेल को आगे जैसे मान लो जीवन में है, ठीक है, एक सेल साइकिल, और उसको उस सेल को जीवन से आगे एस फेज में जाना है या नहीं, वो कौन बताएगा बेटा, तो वो यही है सीडीके2 जो बताने वाला है कि यस तुम्हें जाना है या नहीं जाना है, ठीक है। और जिसको सीडीके का फुल फॉर्म क्या है बच्चे, आपको याद रखना है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस, ठीक है बेटा। तो इस तरह से अगर अब मैं एक चीज आपको बताती हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ हियर यू कैन सी हियर फर्स्ट चेक पॉइंट। अगर मैं बात करूं तो पूरे सेल साइकिल में 2 चेक पॉइंट्स होते हैं। कहाँ बेटा, कहाँ होते हैं, ये आपको याद रखते हैं। कहाँ होते हैं, फर्स्ट चेक पॉइंट वहां होता है जब सेल साइकिल G1 से किसकी ओर मूव करती है, टू एस फेज। कहाँ मूव करेगी बेटा, फ्रॉम G1 टू एस फेज। तो ये मेजर चेक पॉइंट हो गया। कहाँ क्या हो गया बेटा, मेजर चेक पॉइंट, ठीक है। यहां पर भी रुक सकती है, मतलब रुक सकती है इसका मतलब ये नहीं है, जो सेल है ना बेटा वो टेम्परली रुकती है, बोलती है अच्छा ठीक है मैं अभी जा रहा हूं बट मैं आऊंगा वापस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही चला गया, ठीक है। तो यहां पर क्या है बेटा, विच इज कंट्रोल्ड बाय G1 साइक्लिन्स। तो ये कौन कंट्रोल कर रहा है, G1 पे साइक्लिन्स कंट्रोल कर रहा है कि भाई आपको G1 से एस फेज में जाना है या नहीं। अगर G1 पे ही रुक गया तो ऐसे फेजेस को हम G0 फेज बोलते हैं। तो मैं अभी इस पे भी आऊंगी। अब देखो सेकंड चेक पॉइंट कहाँ है बेटा, जब मान लो एस फेज के बाद G2 भी चला गया, ठीक है।
मान लो सेल साइकिल G1 चला गया, एस फेज भी हो गया, अब G2 में है, ठीक है। तो G2 के बाद तो मैं बेटा फाइनली वो क्या होगा, अब तो डिवाइडिंग वाला स्टेज आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि उसके बाद जो रेगुलेशन है वो मतलब यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबल है दैट इज CDK2 बोले कि नहीं अभी सेल डिवीजन नहीं करना है, ठीक है, क्या अभी सेल डिवाइड नहीं करना है, ठीक है। तो ये कब होगा बेटा, सेकेंड चेक पॉइंट पे, जब क्या हो रहा है G2 से M फेज मतलब माइटोटिक फेज की ओर मूव कर रहा है, तो इसको अपन माइनर चेक पॉइंट बोलते हैं। तो इट इज कंट्रोल्ड बाय CDK2। कौन कंट्रोल कर रहा है बेटा, CDK2। और फर्स्ट चेक पॉइंट जिसको अपन मेजर चेक पॉइंट बोल रहे थे, इट इज कंट्रोल्ड बाय साइक्लिन्स, ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देखो बेटा ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके नोट्स अच्छे से आप देख लेना। नाउ अब हम देखते हैं G0 फेज। तो ये जो मैंने बोला ना कंट्रोल हो रहा है और ऐसा हो रहा है कि सेल जो है एक पॉज ले रही है कि भाई अभी सेल साइकिल कंप्लीट नहीं करेंगे, बट आफ्टरवर्ड्स आई कैन कम एंड कंटिन्यू द सेल साइकिल, ठीक है। तो इस फेज को क्या बोलते हैं ना बेटा, जब सेल एक पॉज ले लेती है तो इनको बोलते हैं हम G0 फेज। क्या बोलते हैं बच्चे, G0 फेज बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, सेल साइकिल गेट्स सस्पेंडेड। क्या हो रहा है, सस्पेंड हो रहा है। अरे बेटा सोचो ना, जब भी गवर्नमेंट जॉब में कुछ कोई ऐसा गलत, या फिर चलो आपका एग्जाम्पल लेते हैं, आपको कई बार आपने बहुत बदमाशी करी होगी ना स्कूल में, तो आपको सस्पेंड कर दिया गया होगा, है ना, बोला होगा कि 1 वीक तक ना स्कूल मत आना। तो क्या आप स्कूल गए ही नहीं कभी उसके बाद, ऐसा तो नहीं हुआ ना, आपका परमानेंटली तो आपको नहीं बाहर निकाला गया ना, आपको कुछ दिन के लिए बोला गया कि अभी रुक जा बाद में आना, ठीक है। तो यहाँ पर वही है, सस्पेंडेड मतलब हो गया टेम्पररीली। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, टेम्पररीली पॉज हो रहा है, तो सस्पेंडेड या फिर पॉज, एंड इसकी वजह से सेल जो है अनेबल हो जाता है क्रॉस करने में, कहाँ, फ्रॉम G1 टू S चेक पॉइंट। कहाँ से बेटा, G1 से S। जनरली जो बेटा चेक पॉइंट्स होता है, जनरली जो G0 फेज आता है वो मेजर चेक पॉइंट की वजह से आता है, जो क्या है, जहां पर सेल कहाँ से कहाँ मूव कर रही है, कौन से फेज में मूव कर रही है, फ्रॉम G1 टू S फेज, ठीक है। तो यहां पर अगर यहां पर ही जनरली क्या हो जाता है बेटा, सेल जो है पॉज ले लेती है। Now at the S checkpoint it exit G1 phase and the cell cycle gets, तो बस ये G1 phase बाहर निकलता है और सेल क्या होता है, सस्पेंड हो जाता है, ठीक है, अभी रुक जाता है, बोलता है ठीक है चलो। बट ड्यूरिंग दिस फेज ऐसा नहीं है कि सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं है बेटा, ये मेटाबॉलिकली एक्टिव है, बस इसका डिवीजन नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, डिवीजन नहीं हो रहा है, मतलब डिवीजन, सेल जो है हम ये बोल सकते हैं कि इनएक्टिव स्टेट में है। क्या है, इनएक्टिव स्टेट में है, ठीक है। जैसे नहीं होता है बेटा, वो ऐसे वॉल्केनोज होते हैं ना, जो मतलब कि आपने एक्टिव वॉल्केनोज पढ़े होंगे, डॉर्मेंट वॉल्केनोज पढ़े होंगे, ठीक है। तो ऐसे जो ना पॉज मतलब कुछ दिनों के लिए स्लीप में होता है, कभी भी फट सकते हैं, तो कुछ ऐसा ही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो है ना इनएक्टिव स्टेट में होते हैं, बट अंदर में ना सारी प्रक्रिया चल रही होती है, हिंदी में बोलते हैं ना प्रक्रिया, ठीक है। तो सारे फंक्शंस चल रहे होते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल तैयारी में है, कभी भी आ सकता है। तो इट इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, तो दैट मीन्स दैट सेल साइकिल इज अरेस्टेड एट दिस स्टेज। क्या होता है, बस अरेस्ट हो जाता है उस टाइम पर, ठीक है। बट इट कैन गेट बैक इन द सेल साइकिल इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत पड़ी तो वापस से क्या हो सकता है बेटा, ये कंटिन्यू हो सकता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है मेरिस्टेमेटिक सेल्स। अब देखो बेटा, प्लांट्स में होता है ना मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ये क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर जाते हैं, किसमें, पैरेन्काइमा में, ठीक है। आपको पता है पैरेन्काइमा में, अब पैरेन्काइमा में जाने के बाद क्या होता है, सेल डिवाइड करती है। चलो ये आपका क्वेश्चन है, ये ध्यान से, ये चलो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। सेल क्या मेरिस्टेमेटिक सेल पैरेन्काइमा में जाने के बाद जब वो कन्वर्ट डिफरेंशिएट करके पैरेन्काइमा बन जाता है, तो क्या वो डिवाइड करती है? ये मुझे क्वेश्चन का आंसर चाहिए इन द कमेंट सेक्शन। पक्का, डन। मैं समझूंगी कि आपने लेक्चर पूरा देखा है अच्छी तरह से, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करता है और पैरेन्काइमा, तो एक्चुअली क्या होता है ना बेटा, ये इस टाइम पे मैं आपको ये बता दे रही हूँ। फिर ये डी डिफरेंशिएट करता है, तो यहाँ पर ये ना डिवाइड नहीं कर रहा होता है एक्चुअली में, ठीक है। फिर ये डी डिफरेंशिएट करता है और इसके बाद इसकी सेकेंडरी ग्रोथ होती है और फिर से ये सेकेंडरी मेरिस्टेम बन जाता है। मतलब आप ये समझ रहे हो, यहाँ पर ये पॉज हुआ, यहाँ पर ये G0 फेज में आया, मतलब इट इज नॉट डिवाइडिंग बट इट इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। फिर इसका ऐसा हो गया कि यही वाला पैरेन्काइमा जो है, ये जब डी डिफरेंशिएट हो जाएगा, इट विल, इसकी सेकेंडरी ग्रोथ होगी और इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी मेरिस्टेम और फिर से अपना काम स्टार्ट हो जाएगा इसका,
ठीक है, तो आई होप जी नॉट फेज क्लियर है, सॉरी तो आई होप जी नॉट फेज क्लियर है। तो चलिए एनसीईआरटी जल्दी जल्दी से कवर कर लेते हैं। हमने ये सब आपको डायग्राम्स काफी अच्छी तरीके से क्लियर किया है। जरा फेजेस ऑफ सेल साइकिल, अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल इज इलस्ट्रेटेड बाय ह्यूमन सेल्स इन द कल्चर। दीज सेल्स डिवाइड वंस इन अप्रोक्सीमेटली एवरी 24 आवर्स, मैंने बता रखा है। हाउएवर दिस ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल कैन वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो फ्रॉम सेल टाइप टू सेल टाइप। बिल्कुल, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म तो वेरी करेगी ही, इवन सेल अगर डिफरेंट टाइप की सेल्स भी हो तो भी सेल साइकिल क्या हो सकती है, वेरी कर सकते हैं। याद रखना, मैंने आपको एग्जांपल ऑलरेडी बता रखा है ईस्ट का और ह्यूमन बींग्स का, ठीक है। The cell cycle is divided into two basic phases, interphase and M phase, that is also known as mitosis phase या mitotic phases बोल सकते हो, क्योंकि दो टाइप्स के डिवीजन होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है। एनसीईआरटी आपको बिल्कुल कवर करनी है अच्छी तरीके से। देखो यहाँ पर सब बेटा बताया हुआ है। द M phase represents the phase when the actual cell division or mitosis occurs and the interphase represents the phase between two successive, क्या होता है बेटा, इंटर, जैसे होता है ना दो स्कूल के बीच का कंपटीशन होता है तो अपन नहीं बोलते इंटर स्कूल कंपटीशन, क्या होता है, इंटर स्कूल कंपटीशन। सो यहाँ पर दो फेजेस के बीच का ड्यूरेशन है, इसलिए दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज इंटरफेस। क्या बोल रहे हैं, इंटरफेस। इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट दैट इन द 24 आवर एवरेज ड्यूरेशन, कितना है बेटा, एवरेज ड्यूरेशन, मतलब ह्यूमन सेल में जो है मेनली क्या होता है, इंटरफेस ही ले लेता है। तो यही सब बातें यहाँ पर लिखी है और ये डायग्राम मैंने आपको काफी क्लियरली बता दिया है। देखो यहाँ पर जी नॉट भी ना ये कुछ ऐसे लिया हुआ है, बोला अभी तो मैं रुक रहा हूं बट मैं वापस आऊंगा, छोड़ूंगा नहीं, ठीक है, ऐसा वाला है यहाँ पर, ठीक है। तो ये मत सोचना कि सस्पेंड हो गया ना तो अभी जाने देंगे इसको, ये नहीं मानने वाला है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अभी देखो आगे की एनसीईआरटी, द एम फेज स्टार्ट्स विद द न्यूक्लियर डिवीजन। एम फेज में क्या होता है बेटा, न्यूक्लियर डिवीजन होता है कोरस्पॉन्डिंग, जिसको कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, और फिर क्या होता है बेटा, साइटोकाइनेसिस, जो कि मैंने आपको काफी अच्छे से समझा रखा है। इंटरफेज दो कॉल्ड द रेस्टिंग फेज, ठीक है, क्या है ये, रेस्टिंग फेज है, जहां पर क्या होता है बेटा, सेल ग्रोथ भी होती है, डीएनए रेप्लिकेशन भी होता है, एक ऑर्डरली मैनर में होता है, ठीक है। और इंटरफेज के हमने अगर और 3 फेजेस देखे तो दैट इज G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज, ठीक है। तो G1, S फेज और G2 फेजेस मैंने बता रखा है आपको। G1 में क्या होती है, मोस्टली सारी ग्रोथ हो जाती है। S फेज में क्या होता है बेटा, डीएनए सिंथेसिस होता है, बट क्रोमोसोम नंबर तो सेम होता है बट ओनली डीएनए कंटेंट गेट्स डबल्ड। तो ये सब जो स्पेसिफिक पॉइंट्स है बेटा आपको याद रखने, क्योंकि मैंने आपको काफी पॉइंटर्स में बताया, आपको याद रहेगा। G2 फेज में क्या होता है बेटा, जो सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स थे जो बचे हुए थे उनका भी क्या होता है, ड्यूप्लीकेशन हो जाता है, और एक इंपॉर्टेंट चीज होती है दैट इज ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल apparatus। तो आई होप यू रिमेंबर एवरीथिंग, ठीक है। अगर आपको याद करने में प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल इस लेक्चर को पॉज करके स्पीड अप करके जैसे आप देखना चाहे आप देख सकते हो। नाउ यहाँ पर क्या है बेटा, तो यहाँ पर जी नॉट फेज के बारे में लिखा हुआ है, जिसको क्विसेंट स्टेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, क्विसेंट स्टेज भी, मतलब इनएक्टिव स्टेज है इसलिए अपन इसको क्विसेंट स्टेज भी बोलते हैं। मैंने जी नॉट के बारे में आपको बता दिया है। अब जरा यहाँ पर एक डिफरेंट सा है कुछ, जरा देख लेते हैं। सेल्स इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू सो, ठीक है। जब तक बुलाया नहीं जाता तब तक आने का नहीं, ठीक है, ऐसा वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर एक है, इन एनिमल्स माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन द डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स, ठीक है। एनिमल में माइटोटिक सेल डिवीजन सिर्फ और सिर्फ किन में देखा जाता है बेटा, वैसे सोमैटिक सेल्स में जो डिप्लॉयड होते हैं, ठीक है। हाउएवर देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस टू दिस वेयर हैप्लॉइड सेल्स डिवाइड बाय माइटोसिस। तो बेटा देखो जनरली अगर मैं बात करूं तो हैप्लॉइड सेल्स पता है क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है, उनको बोलते हैं, ठीक है। जैसे सेक्स जैसे ये हो गया आपका गैमेट्स हो गए, ठीक है, ये दीज आर हैप्लॉइड, तो वहां पर ना मियोसिस होगा, वहां पर माइटोसिस नहीं होगा। बाकी जितने सेल्स हैं वहां पर क्या होगा बेटा, माइटोसिस होगा। इनके बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इसका पार्ट 2 आने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एज वेल, ओके। तब तक के लिए इसको करो, अच्छे से करो। अगेंस्ट दिस द प्लांट्स कैन शो माइटोटिक डिविजन। तो ये एक बेटा यहाँ पर क्या है, एक्सेप्शन दिया हुआ है, वेयर हैप्लॉइड सेल्स ऑल्सो डिवाइड। और ये क्या है, किसका एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल मेल हनी बीज, ठीक है। मेल हनी बीज जो है वहां पर हैप्लॉइड सेल्स होते भी हुए भी वहां पर क्या हो रहा है, माइटोसिस। वेयर एज माइटोसिस जनरली कहाँ होता है, ओनली इन डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स, ठीक है, बट हैप्लॉइड में मियोसिस होता है। वेयर एज, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, मेल हनी बी, ठीक है बेटा। फ्रॉम योर रिकलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस इन प्लांट्स, ठीक है बेटा। तो ये सब आप देख लो,
यही सब है। मैंने आपको बता दिया कि माइटोसिस जनरली डिप्लॉयड सेल्स में होता है, बट एक एक्सेप्शन रह गया है यहाँ पर, दैट इज मेल हनी बी, और जनरली हैप्लॉयड सेल्स में मियोसिस होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें थी आज के लेक्चर में, और ये आ गया आपका एंड ऑफ द सेशन, एंड आई होप यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग ऑफ दिस लेक्चर। एंड बस ऐसे ही फॉलो करते रहे, एंड हमारे यूट्यूब पेज को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। ठीक है, और बस एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, दैट इज सेल डिवीजन। और अगर आपको कुछ और भी स्पेसिफिक चैप्टर्स पढ़ने हैं या टॉपिक्स पढ़ने हैं, देन प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही था, और बस end of the session, and keep working hard, and yes, you will get that MBBS seat. Okay, stay motivated and work hard. Okay, then for today it is all. Thank you everyone.